नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर तीन मामले चल रहे हैं। पहला मामला है ईडी के प्रमुख को सेवा विस्तार अवैध रूप से दिया गया है या नहीं। दूसरा मामला है ईडी कैसे गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी के बाद क्या करे, इसे लेकर गाइडलाइन की मांग की गई है। तीसरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी किसी को बिना आधार बताए ही गिरफ्तार कर सकती है। पहले इसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था, लेकिन बाद में सर्वोच्च अदालत ने इसकी समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली। इस पर सुनवाई पूरी होने और फैसला आने का इंतजार हो रहा है। ईडी से जुड़े इन तीनों सवालों पर हम आज अपने वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ईडी के निदेशक से जुड़े मामले पर बात होगी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के निदेशक को सेवा विस्तार अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। विपक्ष की याचिका की खबर पर आने से पहले इन जांच एजेंसियों में सेवा विस्तार की जो रेवड़ियां बट रही हैं, उनका स्वाद आप भी चख लीजिए। हिंदी के अखबारों और चैनलों के दर्शकों और पाठकों तक ऐसी जानकारियां नहीं पहुंचने दी जाती हैं, ताकि आपके अंदर नागरिक चेतना का विकास बंद हो जाए। इस खबर को देखिए, सितंबर 2021 की है। कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को गलत तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है। तब उन्हें पहली बार सेवा विस्तार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए, और वो भी कम समय के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय मिश्रा को अब और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस एल नागेश्वरा राव ने अपने फैसले में लिखा है कि रिटायरमेंट की उम्र पर पहुंचने के बाद बहुत सोच समझकर ही सेवा विस्तार दिया जाए। जो जांच चल रही है उसी को पूरा करने के ख्याल से सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन इसका कारण पूरी तरह से रिकॉर्ड पर लाया जाए। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अब और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। नवंबर 2021 में संजय मिश्रा का सेवा विस्तार वाला कार्यकाल खत्म हो रहा था। एक बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आगे इन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मित्र केवी विश्वनाथन के साथ बहस कर रहे वकील रवि रघुनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2021 के इस फैसले को पलट दिया और नियमों में संशोधन कर दिया। वकील रवि रघुनाथ का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के संशोधन अधिनियम को पास करा लिए। नए नियम के अनुसार ईडी के नए निदेशक की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी और उसके बाद एक साल कर कुल 5 साल का सेवा कार्यकाल दिया जा सकेगा। इससे तो प्रशासन में ही ठहराव आ जाएगा, दूसरे योग्य अफसरों को मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए ईडी के शीर्ष पद पर पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। इससे एक काम और होगा, इस दफ्तर की स्वतंत्रता की बुनियाद ही हिल जाएगी। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला और टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। कुछ सोचकर ही 2 साल का कार्यकाल रखा गया होगा, मगर अब तो 3 बार सेवा विस्तार दिया जा सकता है। इस हिसाब से कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। संजय मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा के अफसर हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। और ये तस्वीरें ईडी के निदेशक संजय मिश्रा और सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की हैं। दिसंबर 2021 में पास किए गए बिल के बाद सेवा विस्तार के जरिए इनका कार्यकाल भी 5 साल का हो सकता है। मतलब अगर सरकार मेहरबान हो गई तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर सरकार मेहरबान हो गई तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर का हो सकता है। कोई भी सरकार इन दोनों पदों को अपना आदमी के लिए रिजर्व कर सकती है। क्या इस पद के लिए इतनी बड़ी नौकरशाही में दूसरे योग्य अफसर नहीं होंगे? एक बार अपना आदमी मिल गया तो फिर भारतीय सिविल सेवा के कई बैच के अफसर इन पदों पर नहीं पहुंच सकेंगे। उन अफसरों की सोचिए जो इस तरह के शीर्ष पदों पर पहुंचने का सपना देखते देखते रिटायर हो जाएंगे और डर के मारे
अखबार में नौकरशाही की स्थिति पर एक आर्टिकल तक नहीं लिख पाएंगे, जैसा कि 2014 के पहले खूब लिखा करते थे। सरकार के वकील ने कहा है कि सेवा विस्तार को चुनौती इसलिए दी जा रही है ताकि नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बचाया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वह याचिकाकर्ता के राजनीतिक संबंधों को लेकर चिंतित नहीं है। इसलिए 14 विपक्षी दलों की याचिका को हल्के में न लिया जाए कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने में किया जा रहा है। केवल बीजेपी के विरोधियों को जेल भेजा जा रहा है और ईडी के निदेशक को सेवा विस्तार देते देते 5 साल तक इन्हें इस पद पर रखा जा सकता है। ठीक, अदानी समूह को लेकर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब सवाल उठने लगा कि एलआईसी और एसबीआई ने निवेश किया है, यह निवेश राजनीतिक है। इस आरोप के बीच में ही खबर आती है कि एलआईसी के सीईओ को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक को भी इसी साल 5 महीने का सेवा विस्तार दे दिया गया था। बाद में प्रबंध निदेशक जी ने बयान दिया कि उनका बैंक अदानी समूह में भरोसा बनाए रखेगा। यह है असली रेवड़ी। सेवा की रेवड़ी को सेवा विस्तार कहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जया ठाकुर, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका में ईडी के चीफ के सेवा विस्तार को चुनौती दी गई है। बहस चल रही है, अभी फैसले का इंतजार है। यह खबर 24 मार्च की है। अमित आनंद ने टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट फाइल की है कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी तरीके से ईडी के चीफ को सेवा विस्तार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सहायक मित्र केवी विश्वनाथन ने कोर्ट में कहा है कि केंद्र ने कानून में बदलाव कर मौजूदा ईडी चीफ को सेवा विस्तार दिया है, वो गैर कानूनी है। ऐसा करने से एजेंसी की स्वतंत्रता और निष्ठा प्रभावित होती है। मौजूदा निदेशक को 3 बार सेवा विस्तार दिया जाना अवैध है। अदालत का फैसला नहीं आया, लेकिन यह राय कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यह साबित हो जाए कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है, तब क्या कोर्ट को यह नहीं देखना चाहिए कि एजेंसी का किस तरह से दुरुपयोग हुआ होगा? विपक्ष का आरोप कैसे नहीं सही ठहरता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट मित्र केवी विश्वनाथन ने कहा कि ईडी के प्रमुख के सेवा विस्तार करने वाले संशोधनों को निरस्त किया जाए, क्योंकि वे कोर्ट के पुराने ऑर्डर के खिलाफ हैं। ईडी के चीफ के सेवा विस्तार को लेकर बहस चल रही है। इसलिए विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि जो नेता बीजेपी में चला जाता है उसके खिलाफ जांच नहीं होती है, जो नहीं जाता है उसे जेल भेज दिया जाता है। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया जाता है। 21 जुलाई 2015 को बीजेपी ने बाकायदा आरोपों की एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका पर 2010 में गोवा और गुवाहाटी में पानी आपूर्ति घोटाला लिखा था। प्रधानमंत्री भी इसके विमोचन पर मौजूद थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के मुख्य किरदार हैं। इन पर घोटाले का आरोप लगाया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। उसी साल 23 अगस्त 2015 यानी पुस्तिका प्रकाशित होने के 1 महीने बाद हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अगले साल असम में चुनाव से पहले बाकायदा अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शर्मा के खिलाफ जांच होगी। उन्होंने कहा कि बिना जांच के किसी को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। असम में भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है मुझे नहीं पता, आप पूछ लीजिए अगर जवाब मिलता है तो। इससे यह आरोप और भी गहरा होता है कि जांच के नाम पर डराकर दूसरे दलों से नेताओं को लाया जा रहा है। जब बीजेपी से इसके बारे में पूछा गया तो उस समय इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि अमित शाह ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने हमें समझा दिया है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ है और हमने समझ लिया है। जब हेमंता बिस्वा शर्मा की बारी आती है तो बीजेपी आरोप भी लगाती है और आरोपी को अपनी पार्टी में शामिल करके उसके समझाने पर समझ भी जाती है और समझने के बाद मुख्यमंत्री बना देती है। 9 अप्रैल 2016 की अमित शाह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप YouTube पर देख सकते हैं। जब जवाब नहीं मिला तो सवाल का तरीका बताने लगे, उनसे जवाब देते ही नहीं बना। इसलिए विपक्ष बीजेपी से पूछ रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोपों की पुस्तिका तो आपने जारी की, तो ईडी या सीबीआई से उसकी जांच पूरी क्यों नहीं हुई?
क्या 2015 से 2023 के दौरान उनसे कोई ठोस पूछताछ हुई है? जिस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस मामले में क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के कारण बाकी आरोपी भी बचा लिए गए? इन दिनों बीजेपी राहुल गांधी को संभलकर बोलने की नसीहत दे रही है, लेकिन इसका तो जवाब दे दे कि बकायदा बुकलेट छपवाया हेमंता बिस्वा शर्मा पर, उसका क्या हुआ? क्या तब बीजेपी संभलकर नहीं चल रही थी? हेमंता बिस्वा शर्मा के मुकाबले अब शिवसेना के सांसद संजय राउत का मामला देखिए। राज्यसभा सांसद संजय राउत को 101 दिनों तक जेल में डाल दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत के विरोध पर सुनवाई चल रही थी। तब स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में 2 अभियुक्तों को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। जज देशपांडे ने कहा कि गलत इंसाफ ना हो, यह भी एक जज का दायित्व होता है। किसी